नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन विषय अंतर्गत अध्याय 5 न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है न्यायपालिका। इस पाठ में हम लोग देखेंगे न्यायपालिका की भूमिका क्या है, भारत में न्यायपालिका की क्या संरचना है, आम आदमी तक न्याय कैसे पहुँचे, लोक अदालत क्या है। इस संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बच्चों, न्यायपालिका पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम लोग इस पाठ के इस चार्ट को देखते हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, विधायिका या व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का कार्य होता है संविधान और कानून के अनुसार शासन चलाना। कार्यपालिका संविधान और कानून के अनुसार शासन चलाती है, शासन चलाना इसका काम है। विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण। यह केंद्र स्तर पर हो सकता है, राज्य स्तर पर हो सकता है। और न्यायपालिका का काम है, यह संविधान का अभिभावक होता है। उसके बाद नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यह रक्षक होता है और कानून के खिलाफ जाने पर सजा का देती है या सजा का प्रावधान है। अब हम लोग देखते हैं, इस पाठ में हम लोग को पढ़ना है न्यायपालिका के संबंध में। तो सर्वप्रथम हम लोग न्यायपालिका की संरचना को देखते हैं। तो न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे ऊंचे स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, यानी कि पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कहाँ है, नई दिल्ली में है। उच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय है। यह सामान्यतः प्रत्येक राज्य में है या कई राज्यों का एक जगह उच्च न्यायालय भी है। अभी वर्तमान में सर्वोच्च उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या, कुल संख्या जो है सो 25 है। आपके बुक में 21 है, तो बढ़ के जो है सो अब हो गया है 25। यह राज्य में है। हम लोगों के राज्य में यानी कि बिहार राज्य में जो है पटना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1916 को हुई थी। अब उच्च न्यायालय के नीचे जो है सो अधीनस्थ न्यायालय है जो जिला स्तर पर है और जिला के नीचे भी है। अधीनस्थ न्यायालय को हम लोग 3 फौजदारी न्यायालय है, दीवानी न्यायालय है और राजस्व न्यायालय है। फौजदारी न्यायालय मुख्यतः यह क्रिमिनल कोर्ट है। इसमें जिला में फौजदारी की सबसे बड़ी अदालत सेशन कोर्ट की है। दीवानी न्यायालय दीवानी की सबसे बड़ी अदालत जिला जज की होती है जिला में। और एक राजस्व न्यायालय है, इसमें रेवेन्यू से संबंधित कार्य किया जाता है। इसमें विभिन्न कोर्ट जैसे एसडीएम का कोर्ट, डीसीएलआर का कोर्ट, अंचलाधिकारी का कोर्ट आदि आता है। और सबसे निचले स्तर पर जो है सो न्याय देने का ग्राम कचहरी है। तो ये हमारी न्यायपालिका की संरचना है। अब एक लोक अदालत भी है। इसमें जो है सभी लोगों को यानी कि न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई। लोक अदालत के द्वारा जो है आपसी सुलह के आधार पर भी जो है सो फैसला दिया जाता है, यानी कि मेल मिलाप कराया जाता है। लोक अदालत द्वारा मुकदमों की सुनवाई भारत में पहली बार 6 अक्टूबर 1985 को लोक अदालत के द्वारा भारत में पहली बार सुनवाई जो है 6 अक्टूबर 1985 को दिल्ली में पहली बार हुआ था। तो ये हमारी न्यायपालिका से संरचना, न्यायपालिका की जो संरचना है इसके बारे में है। अब हम लोग देखते हैं इस पाठ से। तो इस पाठ में न्यायपालिका के संबंध में
तो हमारा देश जो है सो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कानून का शासन है। कानून के शासन से तात्पर्य क्या है, पिछले अध्याय में हम लोग देखें। कानून का शासन यानी कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान होता है, यानी कि जो शासन चलता है वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। हमारे देश में कानून के अनुसार अलग अलग विवादों का निपटारा करने के लिए एक व्यवस्था बनाएगी, जिसमें कई प्रकार की अदालतें हैं और इन अदालतों में लोग न्याय के लिए जा सकते हैं। अब न्याय की समझ, इसमें न्याय की समझ इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। हम लोग पहले इस कहानी को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जब किसी मुद्दे पर दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच विवाद होता है तो प्रत्येक अपने को सही और दूसरे को गलत मानता है। लेकिन न्याय की दृष्टि से यह तय करना कि कौन सही है और कौन गलत है उतना आसान मामला नहीं है कि जितना हमें लगता है। इसलिए न्याय को समझने के लिए हम लोग गीता की कहानी को समझते हैं। इसमें गीता के बारे में एक कहानी दी गई है, जिसके बारे में हम लोग समझते हैं जो क्या है और उसको किस तरह से न्याय मिला। तो गीता अपने 3 भाइयों में एकलौती बहन थी। गीता जो है सो 3 भाइयों में एकलौती बहन थी, यानी कि गीता के 3 भाई थे और एक गीता हो गई। बचपन से ही उनके माँ बाप ने उसे लाड प्यार से पाला था। खाने पीने कपड़े लत्ते उससे कोई कमी नहीं थी। हाँ, सिर्फ कुछ पढ़ाई के लिए वह पास वाले सरकारी हिंदी माध्यम स्कूल में जाती थी और उसके भाई गांव से कुछ दूर अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाते थे। यानी कि भाई और बहन दोनों पढ़ते थे, लेकिन बहन सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और भाई जो है सो उनके अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाते थे। क्यों, यहाँ पर लिंग के आधार पर देख रहे हैं कि भेदभाव किया जाता था। इस बात से वह अक्सर चिढ़ जाती थी। कौन, गीता जो है सो अक्सर चिढ़ जाती थी और तब उसके पिता और उसके भाई उसे समझाते थे कि लड़की होने के कारण उसका गांव से दूर अंग्रेजी व सहशिक्षा विद्यालय जाना उचित नहीं है। उनका तर्क था कि गांव से बाहर यानी कि दूर जाना उचित नहीं है। 12वीं कक्षा के बाद गीता को पड़ोस के गांव के एक लड़के से शादी कर दी जो स्वयं पढ़ रहा था। तो अब कुछ साल बाद गीता के पिता की मृत्यु हो गई। उसके भाइयों ने आपस में अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। उसमें से कुछ भी गीता को देने की जरूरत नहीं महसूस हुई। यानी कि पिता की मृत्यु के बाद जो जमीन या जो संपत्ति थी वह जो है सो तीनों भाई में बांट लिया, लेकिन गीता को कुछ नहीं मिला। गीता के ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी और उसे लगा कि अगर पिता की संपत्ति में से उसे कुछ मिल जाता है तो वह आगे भी पढ़ सकती थी। जब उन्होंने अपने भाइयों को अपना यह विचार बताया तो एकदम बिगड़ गए और बोले, पिताजी ने तुम्हारे विवाह में 50,000 रुपये खर्च के, तुम्हें अब आगे और क्या चाहिए। तो भाई जो है सो पिता की संपत्ति में बहन को हिस्सा देना नहीं चाहते थे। इस बात से गीता जो है सो तुनक गई और बोली, लेकिन आप तीनों ने तो 12 लाख की जमीन को आपस में बांट लिया है, तो क्या मुझे उसमें से कुछ नहीं मिलना चाहिए? जैसा तुम उनके बेटे हो मैं उसी तरह उनकी बेटी हूँ। यानी कि बेटी जो है सो गीता जो है सो अपनी जायदाद में हिस्सा की मांग की। अब है गीता अपने भाइयों से कहा कि यदि आप मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इस बात को ग्राम कचहरी ले जाऊंगी। तो तीनों भाइयों ने कहा कि जो करना है करो, तुझको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। यानी गीता मामले को ग्राम कचहरी में ले गई। यानी कि उस भाई जो थे वह संपत्ति में हिस्सा देना नहीं चाहते थे और बोले कि से जहाँ इस विवाद को ले जाना है, जहाँ पर तुमको कहना है कहो, हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे। तो गीता क्या करती है, गीता ग्राम कचहरी के न्यायाधीश ने भी उसके भाइयों का हिस्सा दिया। गीता जो है सो ग्राम कचहरी जाती है, लेकिन वहाँ भी जो है सो ग्राम कचहरी के लोग जो हैं सो गीता के भाई को ही साथ देते हैं। कचहरी ने कहा कि इस गांव में आज तक इस तरह कोई घटना नहीं घटी, यहाँ बेटियों की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला हो। इस गांव की ऐसी परंपरा है, इसलिए पैतृक संपत्ति पर सिर्फ तुम्हारे भाइयों का ही अधिकार है। तो ग्राम कचहरी ने जो फैसला सुनाया उस फैसला में सुनाया कि इस पर तुम्हारे भाई का ही अधिकार है। तो कचहरी ने जो फैसला सुनाया उससे गीता असंतुष्ट थी। यानी कि गीता उससे सहमत नहीं थी। उसे लग रहा था कि ग्राम कचहरी ने उसके साथ अन्याय किया है, इसलिए उसने हार नहीं मानी और अंत में अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया वो पूरी तरह गीता के पक्ष में है। यानी कि
ग्राम कचहरी के फैसला के विरुद्ध वह जो है सो उससे ऊपर की अदालत में गई और अदालत के न्यायाधीश ने जो है सो गीता के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी बराबर के हकदार हैं। यानी कि हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है, जो नियम है, जो लॉ कहता है, उसके अनुसार जो है सो बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर का अधिकार। इसलिए गीता के भाइयों ने अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा 4 भागों में करना होगा। अंततः गीता के हिस्से में 3 लाख रुपए मिले, यानी कि उनको जो हिस्सा 4 भाग में बंटना था वो मिल गया। अदालत के इस फैसले से गीता काफ़ी खुश हुई और खुश भी क्यों न, उसे न्याय जो मिला था। तो इस तरह से जो है सो गीता को न्याय मिल गया। अब जो है अधीनस्थ अदालतों के कई अलग अलग नामों से संबंधित है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अधीनस्थ न्यायालय जो है सो जिला में होता है। इसमें जो है सो इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे ट्रायल कोर्ट कहा जाता है, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में की गई थी। यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि जो राज्य में होता है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में की गई थी। ये 3 प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। आज देश में यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, तो वर्तमान में जो है सो 25 न्यायालय हो गए हैं। कितना न्यायालय हो गए हैं? 25 न्यायालय हो गए हैं। नया में जो है सो आपका आंध्र प्रदेश के अमरावती में नया उच्च न्यायालय बना है, तो ये इसकी संख्या में वृद्धि हो गई है। उच्च न्यायालय हैं, बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा, जैसे पंजाब और हरियाणा का साझा न्यायालय है जो चंडीगढ़ में स्थित है। इसी तरह जो है सो पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो है सो गुवाहाटी, कई राज्यों को मिला के गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय है। तो ये राज्यों में उच्च न्यायालय है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है सो 25 है, जो लगभग राज्य के राजधानियों या बड़े शहरों में है। कई राज्यों को मिला के भी एक उच्च न्यायालय है, जैसे पंजाब और हरियाणा को मिला के जो है सो चंडीगढ़ है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों को मिला के असम के गुवाहाटी में न्यायालय है। अब हम लोग देखते हैं न्यायपालिका की भूमिका। जैसा कि हम लोगों ने आगे चार्ट में भी देखा था, सरकार के 3 अंग हैं और ये 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भी हमने देखा था कौन कौन है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है जो कानून है यानी कि संविधान के अनुसार शासन को चलाना है, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना यानी कि संविधान का रक्षा करना। संविधान का अभिभावक है, नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की रक्षा करना और कानून सम्मत निर्णय देना। और अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच या 2 राज्यों के बीच, 2 नागरिकों के बीच अथवा सरकार एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच किसी तरह का विवाद हो, तो इसे सुलझाने का एक निकाय की जरूरत पड़ती है जो बिना किसी पक्षपात या दबाव में अपना कार्य करे। ऐसी न्यायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका जो है सो केंद्र और राज्य सरकार के बीच, 2 राज्यों के बीच, 2 नागरिकों के बीच अथवा सरकार एवं समाज के बीच जो है सो किसी तरह का विवाद होता है, तो इस विवाद को सुलझाने का कार्य जो संस्था करती है वह न्यायपालिका है। तो यह सरकार का जो है सो तीसरा अंग है। सरकार का तीसरा अंग कौन है? सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह न्याय करती है और विवादों को सुलझाने का काम करती है। अगर विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायपालिका उस कानून को रद्द भी कर सकती है, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है। अब है स्वतंत्र न्यायपालिका। किसी भी हालत में न्यायपूर्ण फैसला होने के लिए जरूरी है कि न्यायाधीश अपना फैसला बिना किसी दबाव या भय को सुनाए। यानी कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होती है, वह निष्पक्ष रूप से है विवादों को सुलझाने का
काम करती है। अब है न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए दो तरीके अपनाए गए हैं। पहला है शक्तियों का बंटवारा, जिसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की शाखाएं जो है सो न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती है। यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से जो है सो अपने कार्य को करती है। इसमें विधायिका और कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का दखल नहीं होगा। यानी कि कोई भी अदालत सरकार के अधीन नहीं होती है और न ही सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। और इसका दूसरा तरीका है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो न्याय के उद्देश्य से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। कई बार देखा जाता है कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ न्यायाधीश भी ऐसे करते हैं, लेकिन उचित है न्याय जो है सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए। इसमें जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। यानी कि न्यायपालिका जो है सो हमें स्वतंत्र रूप से कार्य भी करती है और स्वतंत्र और लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि किसी भी के साथ कोई गलत नहीं होगा। यानी कि स्वतंत्र रूप से और बिना पक्षपात के सभी को न्याय दिया जाएगा। इसलिए अब है भारत में न्यायपालिका की संरचना। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। सर्वोच्च स्तर पर जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय में भी जिला स्तर पर फौजदारी न्यायालय हो गया, दीवानी न्यायालय हो गया, राजस्व न्यायालय हो गया और सबसे नीचे जो है सो क्या है, ग्राम कचहरी है। तो यह जो है सो भारत में न्यायपालिका की संरचना हो गया। अब आम आदमी की न्याय तक पहुंचो। वैसे तो भारत के सभी नागरिकों को न्यायालयों में न्याय के लिए जाते हैं, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करती है। यह गरीब और अमीर सभी को जो है सो न्याय प्रदान करती है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा और समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्यवाही की भी जरूरत पड़ती है। इस काम में वकीलों का होता है। इस प्रक्रिया में सभी लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी के काम करने के अपने तरीके होते हैं जिससे समय लगता है और यह इसलिए होता है कि जल्दीबाजी में किसी प्रकार का गलत निर्णय न दिया जा सके, यानी कि किसी के साथ अन्याय न हो, इसलिए भी थोड़ा विलम्ब होता है। लेकिन इसका असर जो है सो गरीब लोगों पर देखने को पड़ता है, क्योंकि गरीब लोगों को जो है सो बार बार अपना काम छोड़ के कोर्ट जाना पड़ता है। तो उनको जो है सो कोर्ट जाने में आदि में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो कई बार जो है सो गरीब लोगों को केस लंबा खींचता है और उस लंबा खींचने के दौरान जो है सो उसे काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, जिसके कारण आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको कई तरह की आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती है। तो न्याय को सभी लोगों तक जल्दी पहुंचने की न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की कई कोशिशें की जा रही है। ऐसी कोशिशों में सभी तरह के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां, गरीब लोगों की निःशुल्क या कम पैसों में कानूनी सहायता की व्यवस्था, विधिक सेवा प्राधिकार का गठन और लोक अदालत आदि की व्यवस्था की गई है। यानी कि गरीब लोगों को भी न्याय तक पहुँच हो, यानी कि गरीब लोगों को भी न्याय पहुँच सके, इसके लिए जो है निःशुल्क एवं कम पैसों में कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है, लोक अदालत का गठन किया गया है, जनहित याचिकाएं शामिल की गई है। ये सारी चीज़ें जो है सो गरीब लोगों तक न्याय पहुंचाने का कार्य में मदद करती है। अब कई सारी दिक्कतों के बावजूद ये मानना पड़े कि भारत में न्यायिक व्यवस्था का संचालन न्यायपालिका के बिना सोच पाना मुश्किल है। इसके सामने सभी बराबर हैं और यह निश्चित करता है कि अमीर या गरीब हो या शक्तिशाली आदमी हो, सबको जो है सो कानून के समक्ष क्या है, सब बराबर हैं और सभी को न्याय जो है सो बिना पक्षपात के देने का प्रयास किया जाता है। किसी के साथ अन्याय न हो, इसका ख्याल रखा जाता है। तो संविधान का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि भारत का कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। यानी कि हमारा सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है
यह सुनिश्चित करना कि भारत के हर नागरिक को न्याय मिले और कोई भी व्यक्ति गरीबी या किसी असमर्थता के कारण न्याय से वंचित न हो। इसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावी है। यानी कि विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है, जिससे सभी लोगों को यानी कि गरीब लोगों को भी जो है सो न्याय मिल सके। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति का गठन किया गया। इसके द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। यानी कि ये जो विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया, उसका काम क्या है? तो उसका काम है पात्र व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यानी कि जो पात्र व्यक्ति हैं उसको जो है सो विधिक सहायता यानी कि सहायता प्रदान करना है, जो उनको चाहिए, जो उनको जानकारी चाहिए, जो वकील के माध्यम से चाहिए, वकील चाहिए, इसके ये सारी सुविधाएं जो है सो उपलब्ध कराई जाती है। लोक अदालतों का आयोजन करके सुलह समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा किया जाता है। यानी कि लोक अदालत ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच हो चुकी है। यानी कि लोक अदालत, चलंत अदालत आदि के द्वारा जो है सो सुलह समझौते के द्वारा जल्द ही न्याय देने की व्यवस्था की गई। विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक प्रभावी एवं कम खर्चीली योजनाएं तैयार करके उन्हें कार्यान्वित करना, ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों, श्रमिक बस्तियों आदि में समाज के कमजोर वर्गों को शिविरों का आयोजन करना, पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर करना। तो ये मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जो का प्रावधान किया गया। अब इसके लिए पात्रता क्या चाहिए, यानी कि कौन लोग जो है सो मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें वार्षिक आय जो है सो उनका 1 लाख रुपए से अधिक न हो, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के सदस्य हों, मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हों अथवा भिखारी हों, वह 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो या 16 वर्ष से कम आयु 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा हो, वह मानसिक रूप से बीमार हो, तो ये लोग जो है सो विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं लोक अदालत के बारे में। तो यह बिहार के सभी जिलों के व्यवहार न्यायालय के परिसर में लोक अदालत कार्यरत है। इसकी बैठक सामान्यतः सप्ताह के 5 दिन होती है। इसके अलावा विशेष रूप से लोक अदालतों, मेगा लोक अदालत, चलंत लोक अदालत एवं उच्च न्यायालय पटना में भी समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। यानी कि लोक अदालत जो है सो यह कोर्ट उच्च न्यायालय में भी है। इसके अलावा चलंत लोक अदालत, यानी कि चलंत लोक अदालत का मतलब है जो जगह जगह पर जो है सो अदालतें बैठाई जाती है, वहाँ पर जो है सो आपसी सुलह के द्वारा जो है सो समस्याओं का समाधान किया जाता है। लोक अदालत में दीवानी एवं सुलह योग्य फौजदारी मुकदमों का निपटारा होता है जो किसी न्यायालय में लंबित हो। कोई एक पक्ष या दोनों आवेदन पर मुकदमा लोक अदालत में भेजा जा सकता है। न्यायालय अपनी मर्जी से कोई मुकदमा जो है सो लोक अदालत को भेज सकती है। तो इसमें आपसी बातचीत एवं समझौते के आधार पर विवादों का क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है। तो इस आधार पर जो है सो लोक अदालत के द्वारा त्वरित न्याय दिलाने की व्यवस्था की जाती है। तो ये हम लोग आज देखे न्यायपालिका से संबंधित तथ्यों को। अगले दिन हम लोग इस पाठ के जो अंदर प्रश्न है उसको और अभ्यास के प्रश्न है उसको देखेंगे। अभ्यास के प्रश्न करने के बाद हम लोग अगले चैप्टर न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।